आईएएस अधिकारियों का बड़ा फैसला, 3 माह तक सीएम फंड में देंगे 1 दिन का वेतन। अपर मुख्य सचिव ने वित्त सचिव को लिखा पत्र, वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी। उत्तराखंड के 11 जिलों में 10 मई तक कर्फ्यू, सीएम की बैठक के बाद हुआ फैसला। मुख्यमंत्री की बुधवार को मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में लिया गया था फैसला। कनखल क्षेत्र के जगजीतपुर में अस्पताल बनाने की मांग तेज, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर ताली थाली बजाकर नारेबाजी की। और रुड़की में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोविड मरीजों की मौत, विनय विशाल अस्पताल में करीब 80 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच बिठाई। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम की ओर बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 7,783 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। साथ ही उत्तराखंड में 127 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में मौत का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि मसूरी में 113 लोग संक्रमित, 110 ने टीका लगवाया है। वहीं उप जिला चिकित्सालय में बुधवार को 70 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 30 अप्रैल से 4 मई के बीच जो आरटी-पीसीआर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उसमें से 100 लोग संक्रमित मिले हैं। अस्पताल के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि 50 और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनके रिपोर्ट 1-2 दिन में आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 19 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें से 14 पर मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 110 लोगों ने टीका लगवाया है। वहीं शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों और सैनिटाइजेशन के कार्यों का लगातार निरीक्षण कर रहे महापौर सुनील उनियाल गामा भी कोरोना संक्रमित हो गए। वर्तमान में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है। करना उचित नहीं है जी, और उनके परिणामों के बारे में बात करना भी उचित नहीं है। जिस देश में जिस तरह से महामारी चल रही है, जिस तरह से हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो रही है, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स नहीं है और पिछले 2 हफ्तों में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय चुनाव की बात करना या उनके परिणामों की बात करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। वो वक्त जब आएगा तब करेंगे। तो आपने शुरू कर दिया। जी सर, मैंने आपको कह दिया है कि आज के दिन जो हमारा दृष्टिकोण, जनता का दृष्टिकोण और जो हमारी सोच और हमारे जो भी कार्य हैं, इसमें लगे रहने चाहिए कि किसी तरीके से लोग। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण के फरकड़े परिसर में नवनिर्मित 4 दीवारी और प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। साथ ही शौर्य पटल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महाविद्यालय को भूदान करने वाले ग्रामीणों का नाम प्रवेश द्वार पर चस्पा किए जाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए। वहीं महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए आवास और छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाने पर उन्होंने सहमति व्यक्त की। डॉक्टर रावत ने महाविद्यालय की प्रगति पर संतोष जताया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी की ओर से महाविद्यालय के लिए कराए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य लाभ के बाद विधायक शीघ्र अपने क्षेत्र में होंगे।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। चिंता इस बात की है कि संक्रमितों की संख्या के साथ अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में बुधवार को प्रदेश में 7,783 लोग संक्रमित मिले। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य सरकार कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन पर विचार करे तो बेहतर रहेगा। चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड का प्रशासन, देहरादून जिले का प्रशासन, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, मैं समझता हूं कि कर्फ्यू की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा और लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर चेन तोड़नी है, क्योंकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, यहां पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और संक्रमण और मृत्यु दर पर अगर नियंत्रण आपने करना है, उसकी चेन अगर आपको तोड़नी है, तो आपको कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार सबसे बातचीत करे, सबसे राय मशवरा करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन का सख्ती से। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू के बावजूद रानीपुर मोड़ के पास दोपहिया और चौपहिया निजी वाहनों का आवागमन सामान्य दिनों की तरह ही नजर आया। बाजारों में दिन भर निजी वाहन सर पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। खरीदारी के लिए दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ती रही। हैरानी की बात यह थी कि दोपहर लगभग 12 बजे ज्वालापुर में बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब्जी, फल और डेयरी की दुकानों पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। ज्वालापुर में कपड़ों की दुकानों के आधे शटर गिरे हुए थे। यहां लोग खरीदारी कर रहे थे। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी खुली हुई थीं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इस महामारी के समय में अपनों को खोने के बाद हरिद्वार शमशान घाट पहुंच रहे पीड़ित परिजनों को शमशान घाट समितियां कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ समाज सेवी भी पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। समितियों के साथ ही अब समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। वह शमशान घाटों पर लकड़ी का इंतजाम करवा रहे हैं ताकि अंतिम संस्कार के दौरान किसी आर्थिक तंगी से जूझने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही अर्थी का सामान भी पूरा प्रबंध करवाया जा रहा है। समाज सेवी भूपेंद्र कुमार का कहना है कि शमशान घाट पर 20 क्विंटल लकड़ी रखवाई हुई है। कोई भी पीड़ित इन लकड़ियों को अंतिम संस्कार के लिए ले सकता है। यदि किसी गरीब को अंतिम संस्कार में किसी चीज की जरूरत है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। बड़ा कैसा समय आ गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन है सभी से, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बॉडी को अग्नि मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। देखिए, सामग्री घी है तो सब अब जो आ गया सामर्थ्य है जिसका, हमारा फिलहाल लकड़ी की यहाँ व्यवस्था है, लकड़ी हमारे पास पड़ी है और अर्थी का सामान भी हम लोग प्रोवाइड कर देनी पड़ी। जब कोई नहीं है तो भगवान मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। ये मैं तो वैसे करते हैं, पर अगर जैसे लकड़ी उकड़ी करना हो, कोई नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से जंग में सहयोग के लिए उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी आगामी 3 माह तक प्रति माह 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उत्तराखंड IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी। पत्र में मनीषा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में
सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारी आगामी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह 1 दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में 25 बेड का कोविड वार्ड तो था, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियन न होने की वजह से यहां कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किए जाने में दिक्कतें पेश आ रही थी। स्थानीय निवासी समाज सेवी और आप नेता दीपक बाली ने शासन प्रशासन को बीते दिनों इस 25 बेड के वार्ड के लिए अपनी ओर से स्वयं के खर्च पर डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। शासन प्रशासन से सहमति मिलते ही बुधवार को कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 25 बेडों के इस वार्ड का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। देखिए, आज जो एलडीबीएच में कोविड वार्ड शुरू हुआ है 25 बेड का, जिसमें अभी 3 बेड वेंटिलेटर के साथ भी वेंटिलेटर के साथ में इंस्टॉल होंगे। ये जन सहयोग से, काशीपुर की जनता के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। इसमें डॉक्टर और मेनली मेडिकल स्टाफ जो है वो श्री बाली जी के सहयोग से प्रदान किया गया है और बाकी लॉजिस्टिक्स सरकारी सहयोग से किया गया है। एक तरीके से जन सहभागिता के साथ शुरू किया गया अस्पताल है और उम्मीद है कि ये अस्पताल अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और लोगों को यहाँ पर जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा और अच्छा इलाज मिलेगा। सर, इसमें कितने डॉक्टर, फिजिशियन, टेक्नीशियन हैं और कितनी नर्सेस हैं? देखिए, अभी कल ही हमारी कुछ पृथ्वीराज कॉलेज के फाइनल ईयर के 11 नर्सेज ने ज्वाइन किया है और अभी की डिटेल मैं अभी पता कर पाऊँगा। कल तक की डिटेल 11 की थी। इसके अतिरिक्त फिजिशियंस हैं, अन्य भी डॉक्टर भी हैं। उसकी जानकारी एक बार सीएमएस साहब से लेकर मैं आपको दे पाऊँगा। काशीपुर की जनता क्या ही देखिए, सभी के आशीर्वाद से, काशीपुर की जनता के आशीर्वाद से और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से जो प्रस्ताव दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, एनेस्थीसिया डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, वो सब प्रस्ताव मान लिया गया और वो आज कुछ दिनों से 10-12 दिन से वो फॉर्मेलिटी चल रही थी, औपचारिकता पूरी हुई और आज ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए शुरू हो गया जिनके पास पैसे नहीं हैं और यहाँ निःशुल्क ही होगा। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के पास थीं और जो नहीं थी दोनों रिसोर्सेज को मिला दिया गया और ये शुरू हो गया। धन्यवाद है काशीपुर की जनता का। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि काशीपुर की जनता फिक्र ना करे, प्रशासन, शासन सब उनके साथ खड़ा है और बहुत सारे समाज सेवी साथ में खड़े हैं और सबके सहयोग से इसी तरीके से हम काशीपुर शहर के लिए बेहतर चीज़ों को करते रहेंगे और मैं काशीपुर की जनता और प्रशासनिक अधिकारियों का आभारी हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। कितना स्टाफ इस समय यहाँ पर कार्यरत है जो आज ये नया शुभारंभ हुआ है? कार्यरत तो सभी स्टाफ हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ भी है और बाहर से भी हमें सपोर्ट मिल रही है। सर, कितना नर्सेज स्टाफ आया है, किस तरह मतलब इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं आपको? उसके चलाने के लिए हमारे पास अभी स्टाफ हैं और ज़रूरत पड़ रहेगी तो हम सीएमओ से और मांग कर रहे हैं और अभी हमारे पास चलाने के लिए अभी इसमें है स्टाफ है और जो भी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिलों में अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। पहले वहां के नगर निकायों में 6 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। अन्य जिलों के संबंध में निर्णय के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। यह भी तय हुआ कि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। देर शाम को पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नगर निकायों, कस्बों और ग्रामीण बाजारों में भी पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड में चमोली के घाट ब्लॉक में एक साथ 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। बारिश के दौरान एक धमाके की आवाज सुनकर लोग बाहर आए और सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। जैसे ही लोग वहां से गए तभी बारिश के साथ आया मलबा लोगों के घरों में जा घुसा। इस दौरान 3 लोग अपने घरों में फंस गए, जबकि कई मकान, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए हैं। सूचना पर एसडीआरएफ, पुलिस टीम और तहसील की आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। बादल फटने से पहले ही लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग गए और भारी मात्रा में मलबा लोगों के घरों से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंच गया। वहीं मुख्य बाजार के समीप ही स्थानीय निवासी नंदा वल्लभ के नए भवन पर सीमेंट का काम चल रहा था। यहाँ कल शाम को घाट क्षेत्र में काफ़ी अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान भी हुआ और कल रात में हमारी प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच गई थी और आज हम लोगों ने स्वयं भी वहाँ जाकर घरों का, सड़कों का निरीक्षण किया और वहाँ पे जो हमारे 25 दुकानें और 31 मकान ऐसे हैं जहाँ पे मलबा घुसा है और इन सबको तत्काल आज ही अहेतुक सहायता वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया और चेक बन भी चुके हैं ऑलरेडी। और इसके साथ ही जो हमारे गलियों में और सड़कों पे मलबा है उसको भी साफ करने के लिए 4 जेसीबी 4 डंपर भी लगाए गए हैं और कुछ ऊपर के हिस्सों में भी सार्वजनिक रास्ते बंद हो गए हैं। उसके लिए पीएमजीएसवाई से अतिरिक्त लेबरर्स भी मंगाए गए हैं और उसको मैनुअली साफ कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली का काम हमारा कल शाम से ही शुरू हो गया था, तो वो भी आज सुचारू कर दी जाएगी। और इसके साथ में जितने हमारे पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी कल तक उसको हर हालत में सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं और वो कल तक हो जाएगा। और फिलहाल के लिए अभी अस्थायी व्यवस्था के तौर पर वहाँ पे 4 टैंकर की भी व्यवस्था की गई है और जितने भी लोगों के घरों में मलबा घुसने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए शिशु मंदिर में रहने खाने की व्यवस्था की गई है और अगर अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी पास में है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। और इसके संबंध में कनखल क्षेत्र के जगजीतपुर में अस्पताल बनाने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बड़े पोस्टर पर बैनर टांगकर सवाल उठाया, जगजीतपुर में आखिर अस्पताल कब बनेगा। इस मौके पर मेयर के पति अशोक शर्मा ने कहा कि आज यदि इस अस्पताल का निर्माण हो गया होता तो आम जनता को अच्छा इलाज मिल रहा होता, उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूट रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, गरीब जनता जाए तो कहां जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। शुरू में रेट नहीं बताता कोई भी अस्पताल वाला और बाद में कहता है पैकेज है जी और बाद में कहता है तीसरे दिन ही फिर जमा कर दो। अस्पताल वाले बिल्कुल डकैत हो रखे हैं और ये अस्पताल वालों की हिम्मत नहीं डकैती मारने की। इसमें यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, पूरी भाजपा सरकार इन अस्पतालों के साथ में पार्टनरशिप में है। इन लोगों ने इनको अस्पताल वालों को कुछ धर्मार्थ हॉस्पिटल भी है यहाँ पर जो उनके बाहर लिखा है धर्मार्थ हॉस्पिटल, लेकिन सबसे ज्यादा डकैती धर्मार्थ हॉस्पिटल वाले मार रहे हैं। उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है और ये सरकार
ये लुटेरी सरकार है। मुझे गुस्सा इतना आ रहा है इस सरकार पे कि भगवान जो है इनको सद्बुद्धि दे। इनको जो है लोग तड़प रहे, लोग कंगाल हो गए, लोगों के कपड़े उतर गए, लेकिन ये सरकार नहीं जाग रही, इसके कानों में तेल नहीं पड़ रहा। और हॉस्पिटलों के उद्घाटन कर रहे हैं और वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है, वहां से रेफर किए जा रहे हैं। अरे यार, उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोरोना से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतदेह को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचा। यहां तक कि आस पड़ोस वालों ने भी अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इस तरह की घटनाएं हृदय विदारक हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मोर्चा संभाला और मृतदेह को अग्नि दी। प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं कि परिजन डर रहे हैं हाथ लगाने से। आज हल्द्वानी में 2 क्षेत्र से, एक भगवानपुर, एक हल्द्वानी शहर, 2 जगह से आया था कि परिजनों ने उठाने से इनकार किया था। और भगवानपुर में जो उसका बेटा था जिसकी मृत्यु हुई है वो सुशीला तिवारी में एडमिट था, तो उसके घर में उसकी बहू और छोटा बच्चा था, इसीलिए ये समस्या आ रही थी कि उन्होंने कहा हम उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो हमारी इसमें हमने अपनी प्रशासन की टीम हमारी वहाँ पर गई और उसके बाद उसमें मुझे लोगों का भी सहयोग मिला है और हमारा SDRF का भी सहयोग लिया जा रहा है। PPE किट पहनकर इसको उठाकर इसको अंतिम संस्कार के लिए। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोविड संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी है। वहीं अस्पताल की ओर से मरीजों के तीमारदारों को बताया गया कि उन्हें मिलने वाला ऑक्सीजन का कोटा सरकार की ओर से आधा कर दिया गया है। आपको बता दें कि रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में करीब 80 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती थे, जिसमें से कई लोग ऑक्सीजन पर थे। हालांकि कुछ मरीजों की माने तो अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटा रहा। ऑक्सीजन का इंतजाम भी हुआ, लेकिन कई मरीजों को ऑक्सीजन ही मिल पाई, कुछ मरीजों को ऑक्सीजन मिली और इस बीच 5 लोगों की मौत हो गई। अंदर पड़े थे दोपहर तक बिल्कुल ओके थे और वो जब भी वहाँ किसी से बात कर रहे थे तो डॉक्टर भी हम कह रहे थे कि अपने को लेकर चले जाओ, कहीं दिखा दो। डॉक्टर भी बिल्कुल भी साथ नहीं खड़े हो रहे। इसमें गहनता से गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है। इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी 2 लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा और जिस भी स्तर पर पश्चिम बंगाल की घटनाओं के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में भी प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। भाजपा आलाकमान का कहना है कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बीजेपी के देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता संगठन ही सेवा अभियान के मंत्र को लेकर जनमानस की सेवा में कार्यरत हैं। ममता की तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, मारपीट और दफ्तर फूंकने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। बीजेपी इसका घोर विरोध करती है। तो कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार जो बनी है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, हत्याएं की हैं, आगजनी की है, उत्पीड़न किया है, तोड़फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं। ये जो बलात्कारों की घटनाएं घटी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज अपने ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मंडल अध्यक्ष जी, हम सब लोग बैठकर इस ज्ञापन को SDM के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापित कर रहे हैं, राज्यपाल के माध्यम से हम ज्ञापित कर रहे हैं। चुनाव के दृष्टिगत बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, TMC, अन्य दलों ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत चलती है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जिस तरह से TMC की सरकार के संरक्षण में TMC के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया है, उनके घरों को जलाया है, उनकी हत्याएं की हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो दुराचार की घटना घटी है वो अपने आप में एक विभत्स कांड है और भारतीय जनता
पार्टी मांग करती है कि उन तमाम गुंडों को अविलंब गिरफ्तार करके। चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों में धरना देकर विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल, हल्द्वानी सहित कुमाऊं के अन्य जिलों में विरोध जताया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे कार्यकर्ता बाह में काली पट्टी बांधे रहे। आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और विपक्षी पार्टियां इस मामले में मौन साधे हुए हैं। कोरोना को देखते हुए हालांकि कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। बंगाल के अंदर चुनाव परिणाम आए, उस परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। 10 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, दुकानें लूटी गई हैं, घर जलाए गए हैं, कार्यालयों पर तोड़फोड़ की है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी खटीमा के प्रतापपुर गांव में मंगलवार की रात अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि एक के बाद एक करके 7 झालों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में 2 बकरियों समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिससे गांव में अभी भी हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। राजस्व टीम ने अब मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। विधायक पुष्कर सिंह धामी और तहसीलदार यूसुफ अली ने राजस्व टीम के साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों को प्रशासन की ओर से 3800 रुपए की आर्थिक सहायता और जरूरी सामान दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि अग्निकांड की चपेट में आने से 7 झोपड़ियां, 2 बकरियां और घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। रात में आग लगी। आग लगने के बाद हम लोग को ये नहीं पता कैसे लगी, क्या लगा। हमारे घर में ना खाने रह गया, ना कपड़ा पहनने रह गया है। अब हम गरीब आदमी लॉकडाउन में हम कहाँ जाए, क्या करें। रास्ता कुछ नहीं है, खाने भी नहीं रह गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जानवर भी थे, जानवर भी मर गए। एक राशि दी जाती है, वो राशि यहाँ पर दे दी है प्रशासन के द्वारा और राशन की जो तत्कालिक रूप से व्यवस्था है उसको भी करवाया गया है और आगे कोशिश करेंगे कि जो है इनको अन्य मदों से भी सहायता मिले, क्योंकि ये बहुत हमारी गरीबी और मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनका जीवन मिशन आगे चलता रहे, इसके लिए इनके घर। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 और 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। बाकी जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश, ओलावृष्टि एवं आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 7, 8 और 9 मई को भी पर्वतीय जिलों में बारिश, बर्फबारी, मैदानी जिलों में हल्की से हल्की बारिश एवं गड़गड़ाहट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भारी बारिश के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें अवरुद्ध होने, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय यात्री और चालक सावधानी बरतें। स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फबारी की भी संभावना है। 8 तारीख को भी उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 9 तारीख को उत्तराखंड में वर्षण में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर चलता रहेगा। जो उत्तराखंड के अधिकतर जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि और तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है वहां पर तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये गर्जन के साथ वर्षा और ओलावृष्टि का दौर 7 और 8 तारीख को भी चलता रहेगा। को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
7 और 8 मई को ये भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। साथ ही जो यात्री हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि भारी बारिश यहां पर हो सकती है। तो पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है और अब इस चेतावनी के हिसाब से तमाम जिला प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।